हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि आप जानते हो, हर अटेम्प्ट में, स्पेशली सिक्योरिटीज लॉज में तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि रेगुलरली सेबी के कुछ अपडेशंस की वजह से हमारे सिलेबस से कनेक्ट होते हैं। तो जून 21, जो कि अब अगस्त 21 एग्जाम हो चुका, उससे रिलेटेड जो कुछ नोटिफिकेशंस आईसीएसआई ने नोटिफाई किए थे, कुछ अमेंडमेंट्स जो आईसीएसआई ने नोटिफाई किए थे, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैंने उन अमेंडमेंट्स को बहुत समराइज कर दिया है और मुझे जो लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सफिशिएंट है, वो मैंने एक कंपाइल भी कर लिया है डॉक्यूमेंट। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस डॉक्यूमेंट की लिंक भी मिल जाएगी, आपको डाउनलोड कर लेना। उसे आप डाउनलोड कर लें, अपने पास रखें और साथ साथ ये वीडियो देखते रहें, तो आपका वो पूरा जो अमेंडमेंट का पार्ट है, जो मुझे लगता है कि काम का है इस एग्जाम के लिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेंडमेंट फॉर जून 21 रिलेटेड टू सिक्योरिटीज लॉज इन कैपिटल मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं डिपॉजिटरी वाले चैप्टर की। क्या है यहाँ पर चेंज? आप जानते हो सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर कोड 2011 है ना, सिक्योर रेगुलेशन 2011, जिसको हम टेक ओवर कोड कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग जब भी प्रमोटर्स अपनी जो शेयर होल्डिंग है, प्रमोटर्स जिस कंपनी के प्रमोटर है उनकी जो वहां शेयर होल्डिंग है, और जब भी वो उसे गिरवी रखते हैं, प्लेज करते हैं, एनकम्बर्ड शेयर्स जो होते हैं, उन्हें उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है कि डिपॉजिटरी सिस्टम का यहाँ पर यूज क्या होता है कि जब भी आप अपने शेयर्स गिरवी रखोगे तो डेफिनेटली हमें डिपॉजिटरी को इंटीमेट करना पड़ता है, ताकि ये शेयर्स जब तक हम लोन ना चुका दें, जब तक लेंडर से हमें इंस्ट्रक्शन ना मिले, वो ट्रांसफर नहीं करते। बट इस रेस्पेक्ट में ना कि प्लेज के अलावा दूसरी और भी चीजें थी जिनका फ्रेमवर्क नहीं था कि उनकी डिटेल कैप्चर कैसे की जाए। तो उससे रिलेटेड एक नया बहुत इंटरेस्टिंग चेंज आया है। पहले बैकग्राउंड पढ़ते हैं। सेबी रेगुलेशन 2011 रिगार्डिंग एसएसटी require promoter of a company to disclose detail of their encumbered shares. It was observed that apart from pledge, hypothecation, non-disclosal undertakings, currently there is no framework to capture the detail of other type of encumbrances in the depository system. डिपोजिटरी सिस्टम में इनकी डिटेल को कैप्चर करने से रिलेटेड कोई सिस्टम ही नहीं था। तो अब हम क्या लेकर आए? सिस्टम फॉर कैप्चरिंग एंड रिकॉर्डिंग एनकम्बरेंसेस। एटलीस्ट हमारे सिस्टम में ये तो पता लगा लें किसने कितनी शेयर होल्डिंग किसकी गिरवी रखी हुई है, प्लेज है, हाइपोथिकेटेड है, नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग उसने ली हुई है। अच्छा, एनडीयू एनडीयू बार बार वर्ड आएगा। नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग, नाम से ही शायद समझ में आ रहा होगा, आप अंडरटेक कर रहे हो, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अंडरटेकिंग दे रहे हो, शपथ ले रहे हो कि इस शेयर को आप डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, बेचोगे नहीं, है ना। एनडीयू भी समझ लेते हैं हमें ना, नीचे एनडीयू को डिफाइन भी किया है। तो एनडीयू गिवन बाय अ शेयर होल्डर टू अनदर पर्सन, शेयर होल्डर देता है दूसरे पर्सन को, जनरली वो लेंडर होता है। जब आप लेंडर को कहते हो कि मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा, अदरवाइज सिक्योरिटीज एलिनेट अलग नहीं करूंगा, considering that dematerialized shares are fungible, tracking NDUs were practically impossible, क्योंकि डीमैट वाले शेयर्स तो फंजिबल हैं, तो आप एनडीओ को ट्रेस ही नहीं कर पाते थे, है ना। तो एनडीओ की ट्रेसिंग भी नहीं पॉसिबल थी। अब तो हम क्या कह रहे हैं? डिपॉजिटरी एक सिस्टम प्लेस करे जिसमें सारे टाइप के इनकम्बरेंसेस कैप्चर हो और रिकॉर्ड, ना केवल प्लेज बल्कि हाइपोथिकेशन, नॉन नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग भी वहां पर कैप्चर हो पाए, रिकॉर्ड हो पाए। डिपॉजिटरी को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली जिस तरह से प्लेज की प्रोसेस होती है उसी तरह से यहाँ पर दूसरी चीजों की भी रिकॉर्ड करने की प्रोसेस होगी। तो डिपॉजिटरी को एक सिस्टम डेवलप करना है, वो तो सब ठीक है। अब आप आगे आए। डिपॉजिटरी शेल फॉलो प्रोसेस एंड अदर नॉर्म्स similar to that stipulated for the purpose of capturing and recording NDU in depository system. This is apart from pledge and hypothecation. इनकी प्रोसेस सेपरेटली सेबी रेगुलेशन 2018 फॉर डिपॉजिटरी में प्रोवाइडेड है। मतलब डिपॉजिटरी सिस्टम में प्लेज और हाइपोथिकेशन की डिटेल तो रिकॉर्ड होती है, कैप्चर होती है, बट व्हाट अबाउट एनडीयूज? ठीक है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज और आई है कि
ये प्लेज एनकम्बरेंस है ना, ये जब रखे गए, गिरवी रखे गए, और जब गिरवी का रिवोकेशन कर लिया गया तो ये 100% इनका कॉन्करेंट ऑडिट होगा। आप जानते हो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का कॉन्करेंट ऑडिट होता है, लेकिन इस वाले ट्रांजेक्शन का 100% ट्रांजेक्शंस कॉन्करेंट ऑडिट में चेक किए जाएंगे। फ्रीज एंड अनफ्रीज इंस्ट्रक्शन, आप जानते हो फ्रीज एंड अनफ्रीज इंस्ट्रक्शन पहले फ्रीज किए जाएंगे जब फॉर एग्जांपल आप जब आपके लिए बोला गया कि शेयर बेच नहीं पाओगे तो वो फ्रीज होंगे आपके सिस्टम में, फिर जब अनफ्रीज हो गए तब आप बेच पाओगे। तो डिपॉजिटरी के सिस्टम में फ्रीज और अनफ्रीज जो हो रहे हैं शेयर, उनका 100% कॉन्करेंट ऑडिट होगा। Next, DP shall not facilitate or be party to any type of encumbrance outside the depository system. इस डिपॉजिटरी सिस्टम और इन रेगुलेशन के अलावा किसी और भी तरीके से शेयर्स के एनकम्बरेंस करने का पार्ट नहीं बनोगे। आपके सिस्टम के थ्रू इन रेगुलेशन के रेस्पेक्ट में ही एनकम्बरेंस होना चाहिए। इन सिस्टम के इन गाइडलाइन के अंतर्गत ही जो फ्रीज और अनफ्रीज वाली चीजें उन्हीं के आप पार्ट बनोगे। लास्ट, ये सर्कुलर जब से आया उसके 1 महीने में आपको पूरा सिस्टम डेवलप करके इंप्लीमेंट करना है, ये कहा गया डिपॉजिटरीज को। अब डिपॉजिटरीज के लिए करेंगे क्या? सबसे पहले तो आप जानते हो डिपॉजिटरी अपने बायलॉज चेंज करेंगे। चेंज क्या, नया बायलॉ इंसर्ट होगा ना कि एनडीयू एटसेट्रा की डिटेल रिकॉर्ड हो, कैप्चर कर ली जाए, उसके लिए किस तरह से प्रोसेस रखेंगे, तो बायलॉज आपको अमेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको डेफिनेटली अपने आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका जो सिस्टम है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, तो आपको अपने सिस्टम में चेंज करने। ठीक है, इस सर्कुलर को अपनी वेबसाइट पर दिखाएं ताकि लोगों को पता चल जाए, आपसे जुड़े हुए लोगों को, कि आपसे ये डिटेल कैप्चर होंगी, रिकॉर्ड होंगी। और जब आप ये सिस्टम इंप्लीमेंट कर दें तब सेबी को कम्युनिकेट कर दें। ये डिपॉजिटरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई। तो एक सिंपल सी चीज है, चीज क्या है कि डिपॉजिटरी को एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें सारे एनकम्बरेंस को कैप्चर कर लिया जाए, रिकॉर्ड कर लिया जाए। अभी तक apart from pledge and hypothecation in NDU currently there is no framework to capture the detail of other type of encumbrances। तो अभी क्या हो रहा है, प्लेज, हाइपोथिकेशन, एनडीयू, इन चीजों की तो हम फॉर एग्जांपल डिटेल कैप्चर कर पा रहे हैं, अदर टाइप ऑफ एनकम्बरेंस की डिटेल हम कैप्चर नहीं कर पा रहे। हम कह रहे हैं अगर आपके शेयर किसी भी तरीके से उन पर एनकम्बरेंस क्रिएटेड है, किसी भी तरीके से वो फ्री नहीं है, तो आप के सिस्टम में उसकी कैप्चरिंग और रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स बाय डिपॉजिटरीज। तो यहाँ पर एक सिंपल सी गाइडलाइन अब दी गई कि ये रिकॉर्ड 5 साल के नहीं, आपको 8 साल के लिए मेंटेन करने पड़ेंगे। जो आपके रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स हैं डिपॉजिटरी और डीपी के, वो आपको 8 साल तक मेंटेन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पीओए आप जानते हैं, पावर ऑफ अटर्नी। अब आपने एक और चीज समझी है कि किस तरीके से पहले शेयर्स को मार्जिन के फॉर्म में रखकर प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई। हमने रेगुलर क्लास में कार्वी वाला केस समझा, उसके बाद मार्जिन को लेकर नए रूल आए। रूल ये भी आए कि मार्जिन अगर शेयर के फॉर्म में रखना है तो शेयर्स अलग ही अकाउंट में रखे जाएंगे, है ना, और जिसका ट्रांजेक्शन है उसी का मार्जिन काउंट किया जाएगा। मार्जिन ब्रोकर बेस्ड नहीं, क्लाइंट बेस्ड कर दिया गया। हमने सब बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब वहां से आगे एक और चीज, अब तक डिपॉजिटरी क्या करते थे कि जब आप डिमैट अकाउंट खुलवा रहे हो, तभी आपसे सारी चीजों की पावर ऑफ अटर्नी रखवा लेते थे कि आपको हमें आपके भी आप पर ये काम करने की पावर है, ये काम करने की पावर है। अब वो केवाईसी का कंपलसरी डॉक्यूमेंट बना लिया था आपने, सेबी ने कहा पावर ऑफ अटर्नी को केवाईसी का कंपलसरी डॉक्यूमेंट ना बनाया जाए। क्लाइंट के पास ऑप्शन हो, आपको पावर ऑफ अटर्नी देना चाहे तो दे, अदरवाइज ना दे, ये तो उसके पास ऑप्शन होना ही चाहिए। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि पावर ऑफ अटर्नी ना इनवेरिएबली ऑब्टेन कर ली जाती है इन्वेस्टर से एज अ पार्ट ऑफ केवाईसी। कि पीओए जो है वो स्टॉक ब्रोकर मिसयूज करते थे, डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स उसको मिसयूज कर रहे हैं। उस पावर ऑफ अटर्नी में आप सब लिखवा रहे हो उनसे, हाँ आप हमारे शेयर्स यूज कर लो, आप हमारे शेयर्स को इस तरह से गिरवी रख लो, इस तरह से ट्रांसफर कर लो। कहते हैं हम नहीं, गाइडलाइन को मोडिफाई किया गया, जिसमें क्या लिखा गया, POA is optional and should not be insisted upon the stockbroker depository participant for opening of the client account. बाय तो ब्रोकर्स और दूसरा डिपॉजिटरी, ये जब क्लाइंट का अकाउंट खोल रहे हैं, डिपॉजिटरी ब्रोकर खोलता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, डीपी खोलता है आपका
डिमैट अकाउंट, ये पीओए रखवा रहे हैं आपसे, ब्रोकर आपसे उस पीओए में सारी पावर रखवा रहा है कि आपको मेरे को आपके भी आप पर ये शेयर गिरवी रखने का पावर है या ये शेयर बेचने का पावर है, कुछ भी। तो हम कहते हैं नहीं यार, ये पीओए वो स्पेसिफिकली दे और बाद में भी दे दे, केवाईसी के फॉर्म में कंपल्सरीली आप उसे इंसिस्ट करते हो। तो क्लियरली कहा गया कि ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्लाइंट के अकाउंट को ओपन करते वक्त जबरदस्ती नहीं कर सकते पीओए एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी ये तय करें। ऑब्वियस है स्टॉक ब्रोकर और डीपी गलती कर रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी को बोला कि आप ये इंश्योर कीजिए कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो जिस पर्पस के लिए दी है उसके अलावा किसी और चीज के लिए यूज ना करें। कौन? ट्रेडिंग मेंबर, क्लियरिंग मेंबर, डीपी आपकी। तो कनेक्शन शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि आप पहले मिसयूज करते थे पावर ऑफ अटॉर्नी का क्लाइंट के अकाउंट में ट्रांजेक्शन करने के लिए, अब आप नहीं कर पाओगे। ठीक, आगे आते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज आया आईसीडीआर में, लेकिन आईसीडीआर में आईपीओ एफपीओ से रिलेटेड नहीं, रिलेटेड टू राइट इशू। आप ये बात जानते हैं कि अगर एक लिस्टेड कंपनी पब्लिक ऑफर लेकर आई, आईपीओ लेकर आई, अब वो लिस्टेड कंपनी राइट इशू लेकर आना चाहती है तो भी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है। वहां कहते हैं कि अगर एक लिमिट से ज्यादा का, फॉर एग्जांपल एक लिमिट उन्होंने रखी गई कि 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर आप राइट इशू लाना चाहते हो, ये लिमिट आज तक तो लिमिट यही थी इस अमेंडमेंट के पहले, तो इस लिमिट से ज्यादा का राइट इशू लाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको सेबी रेगुलेशन ऑफ आईसीडीआर फॉलो करने पड़ेंगे। वही ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा, फिर वो ऑफर डॉक्यूमेंट बनेगा जिसे आप लेटर ऑफ ऑफर कहोगे, और पूरी डेफिनेटली प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द सेबी रेगुलेशन ऑफ आईसीडीआर। लेकिन अब उनमें थोड़े थोड़े से चेंजेस किए गए जो कि बाकी वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छे चेंजेस है। चेंज ये है कि जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, जो कंपनी अच्छा काम कर रही है ना, उसके डिस्क्लोजर थोड़े से कम कर दिए। कुछ डिस्क्लोजर डुप्लीकेसी थी, कुछ डिस्क्लोजर में वो डुप्लीकेसी हटा दी गई। ये सब क्यों किया गया? टू मेक दिस इजियर, फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव। किस चीज को? सेबी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रेशनलाइज किया फॉर राइट इशू। तो राइट इशू के रेस्पेक्ट, राइट इशू को इजियर, फास्टर, कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए, फंड रेजिंग रूट को इजियर, फास्टर एंड कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए राइट इशू की रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा रेशनलाइज किया गया। कैसे? अमेंडमेंट की बात करते हैं। इश्यूअर एलिजिबल होगा पार्ट बी के ट्रंकेटेड डिस्क्लोजर देने के लिए। अब आप एक तो ट्रंकेटेड का मतलब समझ लो, मतलब शॉर्ट, समराइज्ड, थोड़ा सा कम। ऑब्वियस है आपको पार्ट बी भरना, पार्ट बी एप्लीकेबल हो रहा है, जो हमारा लेटर ऑफ ऑफर होता है, ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, उसका जो फॉर्मेट है उसमें जो सेबी कहती है पार्ट बी के अकॉर्डिंग आपको जो डिस्क्लोजर देने हैं ना, वो आप ट्रंकेटेड डिस्क्लोजर दे दीजिए, थोड़े से शॉर्ट और समराइज्ड डिस्क्लोजर कर दिए गए। लेकिन किन के लिए? पॉइंट नंबर 1, वेयर इट हैज बीन फाइलिंग पीरियोडिक रिपोर्ट स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन इन कंप्लायंस विद द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन फॉर लास्ट 1 ईयर इंस्टेड ऑफ लास्ट 3 ईयर। पहले क्या था, 3 साल अगर आपको हो गए हैं ये करते हुए, 3 साल अगर आपको हो गए हैं पीरियोडिक रिपोर्ट, स्टेटमेंट, रिटर्न सब फाइल करते हुए और आप सब सही से कर रहे हो तो आप ये काम कर सकते थे। लेकिन अब तो ये है कि 1 साल भी अगर आपको हुआ है ना भैया, तो अगर आप 1 साल से भी सब सही से काम कर रहे हो, ट्रंकेटेड डिस्क्लोजर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। और दूसरा, जहां आपको 3 साल हो गए आपका मैनेजमेंट में चेंज हुए, ठीक है, मतलब पहले मैनेजमेंट में चेंज हुआ है तो पूरे डिस्क्लोजर दे दिए आप कहते हैं, लेकिन अगर वो मैनेजमेंट में चेंज हुए 3 साल से ज्यादा हो गए, अगेन आप ट्रंकेटेड डिस्क्लोजर्स के लिए एलिजिबल व्यक्ति हो। अब दूसरी बात है कि वो व्यक्ति जो एलिजिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल 1 साल से भी वो ये पीरियोडिक रिपोर्ट, स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन, लिस्टिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कंप्लाई नहीं कर पाया, या उसका मैनेजमेंट चेंज हुए भी 3 साल से कम ही हुए, तो क्या, तो कह रहे हैं हम उनको डेफिनेटली ज्यादा डिस्क्लोजर देने होंगे, लेकिन पुराने वालों से तो कम, जो आईपीओ एफपीओ में लगते थे ना उनसे तो कम कर दिए। ऑल अदर इशूअर्स नॉट सेटिस्फाइंग पार्ट बी एलिजिबिलिटी कंडीशन, उन्हें डिस्क्लोजर तो देने पार्ट बी वन, पार्ट बी वन के अकॉर्डिंग, लेकिन वो भी, अच्छा हाँ, पार्ट बी के डिस्क्लोजर पार्ट बी वन से तो कम है। मतलब उन, सोचो फिर से समझ लेते हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कर पा रहे हो 2 ऊपर की कंडीशन, पार्ट बी के अकॉर्डिंग ट्रंकेटेड डिस्क्लोजर दो, नहीं कर पा रहे हो तो बी वन के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर दो। बी वन के डिस्क्लोजर बी के अकॉर्डिंग थोड़े ज्यादा है, लेकिन आईपीओ एफपीओ के कंपैरिजन में थोड़े से कम है, और यही चाहता है राइट इशू के बाद इशूअर। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर पार्ट बी को रेशनलाइज किया गया, और जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वो इंफॉर्मेशन आपको इस डॉक्यूमेंट में नहीं देनी ताकि डुप्लीकेशन ना हो।
पॉइंट नंबर 4, अच्छी बात कर दी, 10 करोड़ की लिमिट को भी बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया। ये क्या है सर? बेटा पहले तो बहुत टाइम पहले तो नहीं 50 लाख था, 50 लाख से ज्यादा का राइट इशू है, सेबी रेगुलेशन ऑफ आईसीडीआर एप्लीकेबल होगा। फिर इस 50 लाख को 10 करोड़ किया गया, अब इस 10 करोड़ को कर दिया है 50 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 50 करोड़ तक के राइट इशू पर आईसीडीआर के रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे, भले ही लिस्टेड कंपनी राइट इशू ला रही है। 50 करोड़ कर दिया। वही कि राइट इशू के लिए आपको ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सेबी के पास ऑब्जर्वेशन के लिए सबमिट करना है, और ये सारे प्रोसेस अब नहीं एप्लीकेबल होगी 50 करोड़ रुपए तक। नेक्स्ट, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में। इसलिए मैं आपको इसमें भी बता देता हूं, पहले क्या था, चाहे पब्लिक ऑफर हो या राइट इशू, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड। वो इसलिए यार कि पब्लिक से पैसा अगर ला रहे हो तो पहले क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा ला रहे होंगे, सिंपल सी बात है, किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा ला रहे हो। तो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसलिए आप 500 करोड़ रुपए का फॉर एग्जांपल आईपीओ ला रहे हो। अब पैसा अगर 90% में नहीं मिला तो हाउ विल यू स्टार्ट एंड ऑपरेट योर प्रोजेक्ट? तो इसलिए 90% की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन राइट इशू में वो 90% की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी। राइट इशू आया, सब्सक्रिप्शन 90 से भी कम हुआ तो भी चलेगा, सब्जेक्ट टू कम वो पढ़ते हैं। Mandatory 90% minimum subscription criteria shall not be applicable to those issuer where object of the issue involves financing other than financing of capital expenditure for a project. देखो, हो सकता है कई बार हम राइट इशू वर्किंग कैपिटल के लिए ला रहे हो, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ला रहे हो, तो उस टाइम इशूअर कहता था कि मुझे 100 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, 80 भी मिल जाएगी ना, हमारा काम हो जाएगा, आप क्यों 90 का मिनिमम करते हो? हाँ, अगर कोई कैपिटल प्रोजेक्ट है तो हम बताते हैं कि भैया 150 करोड़ रुपए लगेंगे, 120 करोड़ का राइट इशू ला रहे हैं, 30 करोड़ हम और कहीं से ले आएंगे, लोन लेकर ला रहे हैं। अब 120 करोड़ में 90 ना मिले तो आप बोल देना कि प्रोजेक्ट कैसे चलेगा। मैं कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए पैसा ला ही नहीं रहा हूँ, पैसा कम भी आया तो मैं कम काम कर लूंगा, पर काम तो कर लूंगा। फेल क्यों कर रहे हो ऑफर को? इसलिए क्या लिखा कि जहां उस ऑफर का ऑब्जेक्ट क्या है, उस पैसे को लाने का ऑब्जेक्ट क्या है, फाइनेंसिंग अदर देन फाइनेंसिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप के लोग अपना हिस्सा पूरा सब्सक्राइब करें। ठीक, तो 90% रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं ना। इश्यूअर फास्ट ट्रैक इशू के लिए एलिजिबल है in case of pending show cause notice in respect of adjudication, prosecution, proceeding in audit qualification, provided that necessary disclosure along with potential adverse impact are made in the letter of offer. सर बिल्कुल समझ नहीं आया सर, ऐसे तो आप फास्ट ट्रैक ऑफर तो समझते हैं, आई होप यू आर अवेयर अबाउट द फास्ट ट्रैक ऑफर। तो आप जानते हो ना फास्ट ट्रैक राइट इशू कब लाया जाता है? वो इशूअर ला सकते हैं जो बहुत अच्छे से कंप्लायंट है, बहुत अच्छे से रेगुलेटेड है, बहुत अच्छे से सारे काम कर रहे हैं, वो राइट इशू ला सकते हैं, फास्ट ट्रैक वाला। और फास्ट ट्रैक का एडवांटेज क्या होता है कि पहला एडवांटेज तो ये होता है, इन सब अमेंडमेंट को पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें रिकॉल भी हो जाती हैं, अच्छी बात होती है अमेंडमेंट्स की। पहला एडवांटेज होता है कि आपको सेबी के पास कंपल्सरीली ड्राफ्ट सबमिट नहीं करना, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट इशू कर दीजिए। और दूसरा, आपको जो इशू साइज का एक पर्टिकुलर पैसा स्टॉक एक्सचेंज के पास रखना पड़ता है कॉशन मनी के फॉर्म में, है ना, वो भी नहीं रखना पड़ेगा। ये फास्ट ट्रैक ऑफर के एडवांटेज होते हैं। लेकिन फास्ट ट्रैक लाने की एक कंडीशन ये भी थी कि आपके ऊपर कोई शो कॉज नोटिस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, एडजुडिकेशन प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, ऑडिट क्वालिफिकेशन का इंपैक्ट इस लिमिट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 5% से ज्यादा का ऑडिट क्वालिफिकेशन का इंपैक्ट ना हो। आप कह रहे हैं अगर ये है भी तो भी आप राइट इशू ले आओ फास्ट ट्रैक रूप से, सब्जेक्ट टू जो आपका लेटर ऑफ ऑफर है ना, उसमें आप उनके एडवर्स इंपैक्ट का अफेक्ट, एडवर्स इंपैक्ट जो है उनका पोटेंशियल एडवर्स इंपैक्ट जो उनकी वजह से आ सकते हैं, उनका डिस्क्लोजर कर दें, बस बता दो, पर ले आओ फास्ट ट्रैक इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, एडिशनल चैनल लाए गए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एडिशनल चैनल फॉर मेकिंग सब्सक्रिप्शन एंड और पेइंग कॉल मनी। तो सब्सक्रिप्शन और कॉल मनी के वक्त एडिशनल चैनल क्या है? आप जानते हो चैनल तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चैनल अवेलेबल है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट अस्पा फैसिलिटी ASB। तो चैनल 1 तो हम जानते हैं ऑनलाइन ASB है, आप SCSB के ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ये काम कर सकते हो, है ना। आप ऑनलाइन भी SCSB के पोर्टल के थ्रू काम कर सकते हो, और ऑफलाइन भी आप ASBA का फॉर्म भर के अपने SCSB को दे सकते हो, सर्टिफाइड सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, आप अवेयर है इस बारे में। तो पहला रूट तो आपको याद है, आपको दूसरा रूट भी याद है।
फिजिकल असबा कर सकते हो, फिजिकली एट द ब्रांच ऑफ SCSB, ये भी डेफिनेटली हम कर सकते हैं। ये लिंक्ड उधर का उठकर आ गया चैनल 3 का, ये थोड़ी सी ड्राफ्टिंग प्रॉब्लम है, सॉरी। ये उधर से आ गया, चैनल 3 का आ गया लिंक्ड, ऑफ लिंक्ड आप अभी इग्नोर करना। मैं आपको लैंग्वेज बता दूंगा एग्जैक्टली क्या लिखा। चैनल 1 में केवल हमने अभी 2 लाइन पढ़ी है, ऑनलाइन ASBA थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ SCSB। चैनल 2 फिजिकल ASBA, फिजिकली एट द ब्रांच ऑफ SCSB, ठीक है। अब ये चैनल 3 क्या लाए हैं? चैनल 3 लाए हैं एडिशनल ऑनलाइन मोड यूजिंग द फैसिलिटी ऑफ लिंक्ड, using the facility of linked online trading, demat and bank account 3 in type बैंक अकाउंट प्रोवाइडेड बाय सम ऑफ द ब्रोकर। कुछ ब्रोकर ना 3 in 1 अकाउंट देते हैं। और आप जानते हो, मैं हर एक बात हर बार बहुत अच्छे से बताता हूँ, जाने कितनी बार बताता हूँ कि काम 3 अकाउंट आते हैं, बैंक अकाउंट बैंक के पास, ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के पास, डीमैट अकाउंट डीपी के पास। लेकिन कई ब्रोकर ना आपको 3 in 1 अकाउंट ऑफर करते हैं, जहां वो बैंक अकाउंट भी आपका खुद ही खुलवा देते हैं, फैसिलिट कर देते हैं, और ये तीनों अकाउंट फिर आपके वो इंटरलिंक्ड होते हैं। ये तीनों ऑनलाइन अकाउंट होते हैं। बहुत सारे ब्रोकर आजकल ये फैसिलिटी डेफिनेटली दे ही रहे। तो उसमें एक ऑनलाइन मोड दे दिया गया कि आपके डायरेक्टली जब तीनों अकाउंट लिंक्ड है तो आप तो करो IPO में अप्लाई, पैसा डायरेक्टली कट जाएगा आपके अकाउंट से और वो फैसिलिटी आप यूज कर दो। तो एक तीसरा नया चैनल लाया गया, एडिशनल ऑनलाइन मोड यूजिंग द फैसिलिटी ऑफ लिंक्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग डीमैट एंड बैंक अकाउंट प्रोवाइडेड बाय सम ऑफ द ब्रोकर। ये कौन सा अकाउंट है? 3 in 1 टाइप अकाउंट है ये, ठीक है। डोंट वरी, मैं जब लिंक आपको दूंगा तो उस लिंक में जो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं ये सही कर दूंगा। तो चैनल 1 आप जानते हो ऑनलाइन ASBA, चैनल 2 फिजिकल ASBA, और तीसरा है एडिशनल ऑनलाइन मोड यूजिंग द फैसिलिटी ऑफ 3 in 1 जो कनेक्टेड अकाउंट। सब्सक्रिप्शन मनी 15 दिन के लिए ये ऑफर अवेलेबल रहेगा। तो इवन अभी चैनल 3 सब लोग देने लग गए हैं। अभी अभी टाटा की एक कंपनी का राइट इश्यू आया, उन्होंने भी ये चैनल ऑफर किया कि आप तीसरे चैनल के थ्रू जो 3 in 1 लिंक अकाउंट है उसके थ्रू भी आप सब्सक्रिप्शन और कॉल मनी पे कर सकते हो। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन 15 दिन के लिए खुला रहेगा। पेमेंट पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस मनी इन कॉल शेल बी केप्ट फॉर 15 days, kept open for 15 days। नाउ सेबी LODR रेगुलेशन 2015 लिस्टिंग ऑब्लिगेशन से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट आए? पहले एक लिस्टेड एंटिटी को जब भी रिकॉर्ड डेट अनाउंस होती थी, कहां इंटीमेट करना होता था? उस स्टॉक एक्सचेंज पर जहां आपके शेयर्स लिस्टेड है। अब एक जगह तो आपके शेयर लिस्टेड है, दूसरी जगह आप परमिटेड हो, जानते हो परमिटेड, और वहां ना आपके डेरिवेटिव का ट्रांजेक्शन चल रहा है, वहां आप रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं करते थे। तो अब क्या आ गया है नया चेंज कि आपको उस स्टॉक एक्सचेंज को भी इंटीमेट करना है जहां आपकी लिस्टिंग है, और आपको उस स्टॉक एक्सचेंज को भी इंटीमेट करना है जहां आपके डेरिवेटिव्स में डीलिंग होती है, ठीक है। A listed entity was previously required to intimate the record date to the stock exchange merely where the entity was listed. However, by virtue of this amendment, ये बोल्ड में जो लिखा है वो अमेंडमेंट है, एक लिस्टेड एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू मेक सच इंटीमेशन नॉट ओनली वेयर इट इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज बट आल्सो वेयर स्टॉक डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल ऑन द स्टॉक ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, या जहां लिस्टेड एंटिटी स्टॉक का स्टॉक उस डेरिवेटिव के इंडेक्स का पार्ट बनता है। तो आप ये भी छोड़ दे तो भी चलेगा, आपके जहां डेरिवेटिव लिस्टेड है ना वहां भी आपको अपना रिकॉर्ड डेट इंटीमेट करना होगा। नेक्स्ट, LODR में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स अगर आपके लिस्टेड हैं, नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज अगर आपके लिस्टेड है, डेफिनेटली LODR तो सब पर एप्लीकेबल ही होता है। लेकिन रेगुलेशन नंबर 54 जो स्पेसिफिकली डिबेंचर से रिलेटेड है, LODR रेगुलेशन 54 जो असेट कवर की बात करता है, हमने पढ़े हैं ये LODR के थोड़े थोड़े रेगुलेशन डिबेंचर के लिए। असेट कवर की वो बात करता है ना, वो कहता है 100% असेट कवर शुड बी देयर एट एवरी टाइम। डिबेंचर ट्रस्टी को भी इंश्योर करना होता है 100% असेट कवर्ड है। इवन हाफ ईयरली बेसिस पर आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है, अपने ऑडिटर से भी ले सकते हो, CS से भी ले सकते हो कि 100% असेट कवर है। अब वो 100% को थोड़ा चेंज कर दिया है, कहते यार अगर हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में 100 से ज्यादा लिखा है तो, फॉर एग्जांपल हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में 150% असेट कवर लिखा है कि डिबेंचर 100 करोड़ के 150 करोड़ की असेट गिरवी रख रहे हैं, तो फिर असेट कवर 100 थोड़ी देखना है, 150 देखना है हमेशा। ओके, तो इट मींस अब चेंज क्या आया कि असेट कवर रेगुलेशन जो 54 था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। अब क्या है
Now they are permitted to maintain asset cover in respect of its listed non-convertible debt security 100% asset cover or asset cover as per the terms of offer document या information memorandum या debenture trust deed। अच्छा, इसमें उल्टा भी हो सकता है, हम हमारी जो लोग हैं वो 90% असेट कवर से रेडी हैं, तो फिर हम 90 रखेंगे ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो जितना हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में बताया या जितना असेट कवर 100% असेट कवर जो भी सफिशिएंट है टू डिस्चार्ज द प्रिंसिपल अमाउंट एट ऑल टाइम फॉर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, वो बस मेंटेन करना है। तो 100% इज नॉट कंपलसरी नाउ। नेक्स्ट, फिर हाफ ईयरली सर्टिफिकेट जो आपको सबमिट करना है उसमें भी आप सर्टिफिकेट जो दे रहा है उसको ये नहीं बताना कि 100% असेट कवर है, उसे ये बताना है कि या तो 100% असेट कवर है एज पर द टर्म्स या फिर दिस इज एज पर द टर्म्स ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। ठीक, नेक्स्ट, पहले आप ये ले सकते थे प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग सीएस से, अब ये सर्टिफिकेट आप केवल अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से ही ले सकते हो। और क्या चेक करना है? 100% असेट कवर या जो हमने इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, डिबेंचर ट्रस्ट डीड में जो बताया उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, फॉरेंसिक ऑडिट का डिस्क्लोजर। आप एक रेगुलेशन जानते हो जिसके अकॉर्डिंग हम कहते थे कि आपको अपने मटेरियल इवेंट डिस्क्लोज करने हैं। फॉर एग्जांपल रेगुलेशन 30 भी हम पढ़ते थे और वहां लिखते थे कि मटेरियलिटी की एक गाइडलाइन भी आप बना लीजिए। कुछ तो मटेरियल कंपलसरी है और कुछ में आप गाइडलाइन बना लीजिए जो आपको आपके अकॉर्डिंग मटेरियल है, फिर वो इवेंट हो तो स्टॉक एक्सचेंज को इमीडिएटली इंटीमेट करें। अब उसमें एक चेंज आया है कि अगर आपकी कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है, किसी भी रेगुलेटर ने आपका फॉरेंसिक ऑडिट की बात कही और हो रहा है, तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ द गाइडलाइन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी गाइडलाइन मत लगाओ, यहाँ कंपलसरी है, ये मटेरियल मान लिया गया है। फॉरेंसिक ऑडिट अगर आपका हो रहा है वो डिस्क्लोजर कंपलसरी देना है। मटेरियलिटी गाइडलाइन हटाओ, मटेरियल मान रहे हैं हम तो। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा चेंज है। कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आप जानते हो, आपको एलओडीआर कहता ही क्या है, और अगर आपकी कोई भी तरह की सिक्योरिटी किसी भी तरह के स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है, चाहे मेन बोर्ड या एसएमई या इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ प्लेटफॉर्म, जहां बिना पब्लिक ऑफर के भी लिस्टिंग मिल जाती है स्टार्टअप्स एक्सेट्रा को, तो कहीं भी लिस्टेड हो और किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड हो, आपको रेगुलरली एलओडीआर फॉलो करना है और कंपलसरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है। ठीक है, अब यहाँ क्या चेंज लाए कि एक्चुअली ना अभी तक फॉर एग्जांपल एक कंपनी का डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज पर भी, अभी कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर फॉलो नहीं कर रहे। तो आप जानते हैं एलओडीआर किसके साथ किया है आपने? एलओडीआर लिस्टिंग एग्रीमेंट की वजह से हुआ है। लिस्टिंग एग्रीमेंट किसके साथ किया है? तीनों स्टॉक एक्सचेंज से किया होगा जहां आपकी लिस्टिंग है, तो तीनों आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, पर कोई स्टॉक एक्सचेंज लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा, कोई ज्यादा कोई कम से भी नहीं, कहा हटा दो, ये सब लगाओ सेम तरीके से, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाओ पेनल्टी लगाने का नॉन कंप्लायंस विद कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर के केस में। यस, उसके प्रोविजन क्या है? स्टॉक एक्सचेंज फाइन लगाए अगर कोई नॉन कंप्लायंस कर रहा है आपका इशूअर कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में। कौन सी इशूअर? चाहे उसके नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी लिस्टेड हो या एनसीआरपीस नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, या उसके कमर्शियल पेपर जिनका हमने एनेक्सर 1, 2 में दिया हुआ है कि ये आपको डिस्क्लोजर कंटिन्यू डिस्क्लोजर देने, पर आप नहीं कर रहे हो, तो स्टॉक एक्सचेंज में डिविएट आप उन पे फाइन लगाएं यूनिफॉर्म तरीके से। आप उस यूनिफॉर्म फाइन से डिविएट कर सकते हैं अगर आपके पास सफिशिएंट रीजन है। स्टॉक एक्सचेंज को कहा अगर आप सेटिस्फाइड है किसी पर्टिकुलर रीजन से, वो रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड कीजिए और फिर आप इस लेवी ऑफ फाइन से डिविएट कर सकते हो अपने आप को। नेक्स्ट, अगर ये नॉन कंप्लायंट एंटिटी एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो सारे स्टॉक एक्सचेंज यूनिफॉर्म एक्शन लें, सारे स्टॉक एक्सचेंज सेम तरीके से पेनल्टी लगाने का डिसीजन लें। स्टॉक एक्सचेंज इस सर्कुलर को इंप्लीमेंट करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लें, अपनी वेबसाइट पर बता दें भैया कि अब से नॉन कंप्लायंस ऑफ कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर पर आपको यूनिफॉर्म तरीके से इस तरीके से पेनल्टी लगेगी। आगे, ये पैसा के स्टॉक एक्सचेंज रख लें,
ये भी इंटरेस्टिंग है। क्या ये पैसा स्टॉक एक्सचेंज रख ले फाइन लगा के? आंसर है नहीं। तो ऑब्वियस है आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में क्रेडिट करना होगा। स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर क्रेडिट फंड में आपका इनकम नहीं है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में क्रेडिट कीजिए। ये फाइन कब तक अक्रू होगा? चलिए फॉर एग्जांपल हमने कह दिया आपको 1000 रुपए पर डे का फाइन लगाओ। कब तक लगाओ? जब तक वो रेटिफाई ना कर दे उस नॉन कंप्लायंस। ठीक है, अब अगर कोई कोर्ट, कोई ट्रिब्यूनल, कोई एक्ट उस चीज को विड्रॉ कर दे या उस चीज पर स्पेसिफिक एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दे, देन डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज उस एक्शन को तब तक अबेंस कर सकती है, तब तक रोक सकती है। मतलब डेफिनेटली अगर किसी लॉ अब मोरेटोरियम में लग गया, इसके ऊपर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो मत करो भैया फिर। ठीक, अब वो प्रोविजंस आर विदाउट प्रेजुडाइज टू द पावर ऑफ सेबी टू टेक एक्शन अंडर द सिक्योरिटी लॉ। केवल यही नॉन डिस्क्लोजर पर केवल यही पेनल्टी नहीं है, इसके अलावा सेबी को जो और सारी पावर है वो तो डेफिनेटली हो ही सकती है। ये एक एक्स्ट्रा पावर है स्टॉक एक्सचेंजेस को दी है सेबी ने, यूनिफॉर्म तरीके से फाइन लगाइए नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नॉन कंप्लायंस विद द कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर। नेक्स्ट टॉपिक है इसी एलओडीआर में एक नया एक और चेंज, ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय लिस्टेड एंटिटीज। आप जानते हो लिस्टेड एंटिटीज को रिमोट वोटिंग फैसिलिटी या हम कह सकते हैं ई वोटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल करवानी होती है कि हमारी जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ना आए, ई वोटिंग के थ्रू भी वोट कर सके, रिमोट कहीं भी बैठे हुए वोट कर सके। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि नॉन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर या रिटेल शेयर होल्डर स्पेशली हम जैसे लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं ई वोटिंग में, वोट ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये कंपनियों के लिए अच्छा हो गया कि जितने कम लोग आए वोट करें उतना ज्यादा अच्छा है, तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन कम हो रहा है इवन ई वोटिंग के बाद। अब उसका रीजन ढूंढना तो क्या मिला कि बहुत सारे ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर है, ईएसपी कह रहे हैं हम उन्हें ईएसपी, ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर है। अब कंपनी किसी भी ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर से ये प्लेटफॉर्म ले सकती है ई वोटिंग अवेलेबल करवाने के लिए। अब एक व्यक्ति के 10-10 कंपनियों में, अब हम तो जानते हैं 15-15, 20-20 कंपनियों के शेयर्स हैं लोगों के पास। अब कंपनियों ने ऐसे मेरे 20 कंपनीज में मेरी शेयर होल्डिंग है और ऐसी 20 कंपनियों ने अलग अलग लोगों से ईएसपी ली हुई है, 12-13 लोगों के ईएसपी हैं टेक्निकली। मैं कम से कम 12-13 ईएसपी से मुझे कनेक्ट होना पड़ेगा। अच्छा, सारे ईएसपी पर मुझे फिर ई वोटिंग के लिए आईडी बनाना है, पासवर्ड बनाना है, सबको याद रखूं। आदमी कहता है मुझे वोट ही नहीं करना। अब देखो प्रोविजन क्या है, वोटिंग प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये डिसाइड किया गया कि सारे डीमैट अकाउंट होल्डर ई वोटिंग करें। उसके लिए क्या करें, सिंगल लॉगिन क्रेडेंशियल दो इनके डीमैट अकाउंट से लिंक करके इनको सिंगल लॉगिन क्रेडेंशियल दो। एक ही लॉगिन क्रेडेंशियल से ये किसी भी कंपनी की वोटिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, है ना। अगेन एंड अगेन ईएसपी पर, तो बोले ईएसपी को आप इनके डीमैट अकाउंट के थ्रू लॉगिन क्रेडेंशियल कनेक्ट कर दो। यार आईटी का जमाना है यार, सब कुछ हो सकता है ना। तो ये एक नई चीज की गई, ईएसपी पर बार बार लॉगिन नहीं, अब आपको एक कॉमन लॉगिन मिलेगा। चलिए, ये एप्लीकेबल किस पर है, ऑल इंडिविजुअल शेयर होल्डर जिनकी होल्डिंग डीमैट मोड में है। ईएसपी अभी भी जैसे सर्विसेज नॉर्मल लोगों को, अच्छा इसका मतलब ईएसपी का काम खत्म हो गया? नहीं, जैसे आप नॉर्मल ई वोटिंग सर्विस दे रहे थे आप देते रहो, जिनको वो करना है करें। हम तो जो लोग अभी तक नहीं आ पा रहे थे उनको ई वोटिंग फैसिलिटी ईएसपी के थ्रू की जगह लॉगिन क्रेडेंशियल डीमैट अकाउंट कनेक्टेड दे रहे हैं। डिपॉजिटरी एक्सचेंजेस को एडवाइस है कि वो सर्कुलर अपनी वेबसाइट पर नोटिस इस चीज का नोटिस अपने डीपी और लिस्टेड कंपनीज को दे दें। आगे, all listed companies are advised to notify the above process available to demat account holder for e-voting in the notice sent to the shareholder। आप अपने शेयर होल्डर को नोटिस भेजें, ई वोटिंग का केवल जिक्र ना करें, उनसे ये भी बोलें कि वो इस तरीके से भी अब वोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है सिक्योरिटी लॉ में, टेक ओवर कोड। यहां क्या चीज आई है, disclosure on margin obligation given by pledge or repledge in the depository system। याद कीजिए, प्लेज रिप्लेज तो आप समझते हैं। अब होने क्या लगेगा ना कि चूंकि अब मार्जिन क्लाइंट वाइज रखना है, और सपोज कीजिए किसी प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है उसने अपनी वही शेयर होल्डिंग
प्लेज के फॉर्म में रख दी, मार्जिन के फॉर्म में वही शेयर्स प्लेज कर दिए। अब प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बड़ी है, ठीक है। अब प्रमोटर डीपी के पास, ट्रेडिंग मेंबर के पास, क्लियरिंग मेंबर के पास मतलब शेयर्स प्लेज कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट वाइज प्लेजिंग है, अब तो प्लेज करता है। अब प्लेजिंग जिसके पास रखी गई उसके लिए तो एक्विजिशन माना जाता है, और जब वो प्लेजिंग वापस चली जाए तब वो डिस्पोजल माना जाता है। तो यार अब तो फिर क्या वो डिस्क्लोज ही करता रहे बैंकर। बैंकर को पांच, वहां तो क्या होता है टेक ओवर कोड में, तो क्या प्रोविजन है, तुम्हारे पास 5 से ज्यादा शेयर हो जाए डिस्क्लोज करना, 25 से ज्यादा जिसके पास है वो हर साल डिस्क्लोज करता है। अब ये बैंक क्या यही काम करती रहेगी, फिर टीएमसीएम ये काम करते रहे डिस्क्लोजर का, कहते नहीं हटा दिया हूं, देखो कैसे किया। For the purpose of disclosure under Regulation 29(1) and 29(2), shares taken by way of encumbrance shall be treated as an acquisition, and shares given upon release of encumbrance shall be treated as disposal. और disclosure उसका देना पड़ता है आपको। सेबी ने इस चीज में किया, 2020 में गाइडलाइन लाए कि जब कोलेट्रल एक्सेप्ट करेगा क्लाइंट से टीएमसीएम बाय वे ऑफ मार्जिन प्लेज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए हमने क्या डिसाइड किया, टीएमसीएम को इस डिस्क्लोजर से एग्जम्प्ट कर दिया गया, डिस्पेंस रिक्वायरमेंट। Entities are not required to make disclosure about shares encumbrant with a trading and clearing member by of placing details. मार्जिन रखने के लिए जो आपने शेयर्स प्लेज किए थे, फिर वापस आपको एनकम्बरेंस वापस मिल गया, फ्री हो गया, इनके रिस्पेक्ट में अब आपको डिस्क्लोजर नहीं देना है। ठीक, आगे आते हैं। तो क्लाइंट एटसेट्रा बार बार डिस्क्लोज कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, कहते हैं नहीं करना आपको डिस्क्लोजर। सेक्शन चैप्टर नंबर 11, इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या चेंज आया, ट्रेडिंग विंडो बंद करनी पड़ती है। वो बंद कब करनी, डिसाइड किसको करना है, कंप्लायंस ऑफिसर को। दूसरी बात, कुछ जगह तो कंपलसरी था कि ये तो आप मान ही लीजिए कि ये यूपीएसआई है और इनके टाइम तो आपको बंद ही करनी ट्रेडिंग विंडो, लेकिन उसमें से दो नामों को हटा दिया, ऑफर फॉर सेल एंड राइट एंटाइटलमेंट। अगर ऑफर फॉर सेल की इंफॉर्मेशन है, राइट एंटाइटलमेंट, राइट इशू की इंफॉर्मेशन है, ये आप ना माने और इस वक्त आपको ट्रेडिंग विंडो बंद करने की जरूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनी यूज करती थी ट्रेडिंग विंडो को, कंप्लायंस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए, लेकिन अब सेबी ने कह दिया है ट्रेडिंग विंडो रिस्ट्रिक्शन शेल नॉट अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ ओएफएस एंड आरई ट्रांजैक्शन कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ सेबी। इनके वक्त आपको ट्रेडिंग विंडो फिर बंद भी नहीं रखनी है। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड वाले चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ बहुत सारे चेंजेस थे, मैं उनमें से भी बहुत काम के पढ़ा रहा हूँ, और उनमें से भी आपको बहुत कम चीजें ऐसी लगेंगी जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ट्रस्टी के रेस्पेक्ट में एक बात है, रिसोर्सेज फॉर ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड। अब आप जानते हो ट्रस्टी की कितनी जिम्मेदारियां हैं म्यूचुअल फंड में, कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रस्टी, वो ही देख रहा है सब कुछ, एएमसी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है यार, ट्रस्टीज ना एक्सपर्ट नहीं होते इस चीज के, हो सकता है। तो ट्रस्टीज को ना असिस्ट करने के लिए क्या करें, उसका नया प्रोविजन आया है। सेबी ने ट्रस्टी वाले प्रोविजन ने नोटिफाई किया ट्रस्टी शैल ऑब्टेन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट एट रेगुलर इंटरफेरेंस फ्रॉम ऑडिटर। ट्रस्टी को इंटरनल ऑडिट भी करवाना है म्यूचुअल फंड्स के ऑपरेशंस का, और इंटरनल ऑडिटर से रिपोर्ट भी लेनी है, वो तो ठीक है। सर्कुलर में डिसाइड क्या हुआ, ट्रस्टी को अपॉइंट करना होगा एक डेडिकेटेड ऑफिसर हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल रिलेटेड फील्ड। आप करो इसे अपॉइंट, ये आपके लिए काम करेगा। अच्छा ऐसा है क्या, यस, तो ऑफिसर जो अपॉइंट किया है वो डायरेक्टली ट्रस्टीज को रिपोर्ट करेगा। इसका स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, टाइम टू टाइम ट्रस्टी डिसाइड करेंगे, और ये ऑफिसर ही ट्रस्टीज को असिस्ट करेगा सारे कामों में, ठीक है। इसके अलावा ट्रस्टीज को कभी कभी स्पेशल एडवाइस की जरूरत हो जाती है, लीगल फॉर्म की जरूरत पड़ जाती है, ऑडिटर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ जाती है, लॉ को जानने वालों की जरूरत पड़ जाती है। तो कहते हैं स्टैंडिंग अग्रीमेंट रखो उनके साथ कि हम रेगुलरली आपके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, रेगुलरली आपकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, हमें सर्विसेज दें, आप कर सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन है, ये सब क्यों बनाया, ताकि ट्रस्टी को थोड़ी सी एक्सपर्टाइज मिल पाए थ्रू अ डेडिकेटेड ऑफिसर एंड सर्टेन लीगल एडवाइजर्स। लेकिन इनसे कितनी एडवाइस ले लो, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जानते हो आप, ट्रस्टी ही रेगुलरली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तुम्हारी नॉलेज को कम ना करना हो, इसलिए हम तुम्हें असिस्ट करने के लिए दो सर्विस, दो फैसिलिटीज दे रहे हैं, कर दो, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल अभी भी ट्रस्टीज ना।
मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप फंड्स आप जानते हो टाइप ऑफ स्कीम अलग अलग तरह की होती है। अब इसमें एक स्कीम का टाइप हुआ करता है मल्टी कैप फंड। तो नाम से क्या लगता है कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन नाम आपने मल्टी कैप रख रखा है और इन्वेस्टमेंट डिवेंचर में कर रहे हो। भाई बोले भाई नहीं करोगे, 75% मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो इक्विटी में होना चाहिए। ठीक है, कर दिया। अब नाम मल्टी कैप है लेकिन 60% इन्वेस्टमेंट तो लार्ज कैप में कर रखा है, 15% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में कर रखा है, मीडियम कैप में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, मिडिल कैप में मिड कैप में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। हम कहते हैं मल्टी कैप कैसे हुआ? मिनिमम 25% टोटल पैसा का, टोटल असेट्स का मिनिमम 25 तीनों कैप में रखना पड़ेगा। यस, मिनिमम 25 लार्ज कैप, मिनिमम 25 मिड कैप, मिनिमम 25 इन स्मॉल कैप, सो दैट मिनिमम 75 इक्विटी में हो जाए। सर मिनिमम है, हाँ आप इससे ज्यादा कितना ही रख लो। सर 30-30 कर ले, मैं कह रहा हूँ 30-30-30 इक्वल करने की जरूरत भी नहीं है। आप स्मॉल कैप में 30 रखें, मिड कैप में 30 रखें, लार्ज कैप में 35 रख लें, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट मिनिमम 25 तीनों में तो होना ही चाहिए, तो ही तो मल्टी कैप कहेंगे। मल्टी कैप के अलावा भी एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रही है, वहां भी आपको मैं वापस से कनेक्ट करूंगा। रिस्कोमीटर बताओ, रिस्कोमीटर जबरदस्त बात हो गई। अपनी स्कीम के रिस्क खुद ही बताओ अपने ऑफर डॉक्यूमेंट्स में, और रिस्क ओ मीटर मतलब रिस्क को क्लासिफाई करके बताओ कितने टाइप में। लो रिस्क, लो टू मॉडरेट, मतलब इस म्यूचुअल फंड की स्कीम के रिस्क आपके अकॉर्डिंग क्या है? लो टू मॉडरेट, मॉडरेट टू मॉडरेट रिस्क, मॉडरेटली हाई रिस्क वेरी हाई रिस्क। खुद ही करके बताओ। तो सर मैं तो हमेशा बताऊंगा लो रिस्क नहीं, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन के तरीके दे दिए म्यूचुअल फंड्स ने। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ये गाइडलाइन बनकर आई कि हम आपको तरीका बता रहे हैं, इस तरीके को, इस मैकेनिज्म को फॉलो करके अपनी स्कीम को किसी एक चीज में आइडेंटिफाई करना और फिर ये अपनी स्कीम में बताना लोगों को। यस, बेस्ड ऑन द स्कीम कैरेक्टरिस्टिक्स म्यूचुअल फंड एक रिस्क लेवल असाइन किया जाएगा एट द टाइम ऑफ जब आप स्कीम लॉन्च कर रहे हो या एनएफओ ला रहे हो, न्यू फंड ऑफर। रिस्कोमीटर मंथली बेसिस पर इवेल्युएट कीजिए और 10 दिन में, हर मंथ के 10 दिन बाद अगर जो भी नया आपका रिस्क आया है वो अपनी वेबसाइट पर बताइए। अपडेशन हो सकता है रिस्कोमीटर में, लॉ से मॉडरेट में जा सकते हैं, मॉडरेट से लो में आ सकते हैं। ठीक है। म्यूचुअल फंड shall disclose the risk level of scheme on 31st March of every year along with the number of time risk level change हुआ। तो 31st मार्च का रिस्क लेवल भी बताओ फिर हर साल के एंड पर। म्यूचुअल फंड्स को बहुत परेशान कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत मजे ले लिए हैं। 31st मार्च को फिर बताओ, और साल में कितनी बार कब कब चेंज हुआ वो भी एक साथ बता दो अपनी वेबसाइट पर, ईयरली बेसिस पर ये भी आपको बताना है। और हर स्कीम वाइज ये फॉलोइंग टेबल आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट में बतानी है। क्या? स्कीम का नाम, एक टेबल बनाओ कि जितनी भी स्कीमें चल रही है ना उसमें क्या टेबल बनाओ, स्कीम का नाम, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में वो रिस्कोमीटर क्या था उसका, ईयर एंड पर रिस्कोमीटर क्या है और कितने टाइम इस साल में रिस्कोमीटर चेंज हुआ है। ठीक है। ये जो प्रोडक्ट के लेबल है ये आपको जब इनिशियल ऑफरिंग ला रहे हैं तब आप जानते हो दो डॉक्यूमेंट होते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इन सब जगह आपको रिस्कोमीटर अपना बताएं। स्कीम के कैप्शन के साथ अप्रोक्सीमेट तरीके से बताएं और सब लिख दिया, मतलब आपको बताना ही पड़ेगा रिस्कोमीटर तो, और इवन टाइम टू टाइम चेंज हुआ तब भी और ईयर एंड पर भी बताना है। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेक्सी कैप फंड। अब अभी आप कहोगे अभी तो मल्टी कैप पढ़ा था, फ्लेक्सी कैप मतलब ये क्लियर है कि फ्लेक्सी कैप का मैं बताता हूँ। म्यूचुअल फंड्स को सेबी ने कहा कि तुम्हें मल्टी कैप के नाम पर अगर काम करना है ना तो भैया सब में मिनिमम 25-25 तो लगाओ। पर वो बोले सर कई बार ऐसा होता है हम कहीं में किसी में 25 से कम लगाना चाहते हैं, किसी में 5 ही लगाना चाहते हैं बस, तो बोले फिर उसमें फ्लेक्सी कैप नाम दो ताकि लोगों को समझ में आए कि यहाँ कोई फिक्स नहीं है, ये मल्टी नहीं है, इनकी जब जिसमें इच्छा होगी उस कैप में पलट जाएंगे, फ्लेक्सी कैप नाम रखो उसका। तो फ्लेक्सी कैप की गाइडलाइन आ गई। यस, फ्लेक्सी कैप फंड ये न्यू कैटेगरी है अंडर इक्विटी स्कीम। मिनिमम 65% असेट्स का पैसा इक्विटी में लगाइए, 75 की जगह 65 असेट इक्विटी में लगाइए, और ये ओपन एंडेड स्कीम होगी जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकती है। फ्लेक्सी कैप नाम क्यों दिया? क्योंकि भैया आपको यहाँ कोई 25-25 तीनों में मिनिमम पैसा इन्वेस्ट करने की हमने कंपल्शन नहीं की है, तो हमने आपको नाम दे दिया फ्लेक्सी कैप। और अगर मल्टी कैप नाम देना है तो मल्टी कैप का मतलब कि एक से ज्यादा कैप में लगा रहे हो तो फिर लगाओ, लगा के दिखाओ, केवल बोलो मत।
यस, ठीक है। म्यूचुअल फंड अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रीम को फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट कर ले, यस। अब हमें पता है किसको करोगे आप अपने मल्टी कैप को फ्लेक्सी कैप में करोगे, कर लो, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल। ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये क्या हो रहा है? कुछ कंपनीज के खिलाफ आपने शिकायत की स्कोर्स के पोर्टल पर, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सही से नहीं चलाते हैं तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग फ्रीज कर दो। देखना कैसे, लिस्टेड कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट, कौन सी कंप्लायंस हुई यार, मैं बताता हूं आपको क्या लिखा, इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, हैंडलिंग ऑफ स्कोर्स कंप्लेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, एसओपी बनाई फॉर नॉन रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस बाय लिस्टेड कंपनी। क्या कह रहे हैं कि देखो, स्टॉक एक्सचेंज कहता है भैया ग्रीवेंस रिड्रेसल सही से करो, आप भी कहते हो लिस्टिंग एग्रीमेंट में ग्रीवेंस रिड्रेसल करेंगे, तो फिर करो, नहीं कर रहे हो ना, तो सारी स्टॉक एक्सचेंज को कहा कि तुम अलग अलग तरीके से डिसीजन लेते हो अभी ग्रीवेंस रिड्रेसल ना करने पर, जैसे अलग अलग तरीके से फाइन लगा रहे थे कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर ना करने पर, हमने इसको यूनिफॉर्म किया, अब इसको भी यूनिफॉर्म कर दिया, कहते नॉन ग्रीवेंस रिड्रेसल पर तुम एसओपी बना लो, एक सारे स्टॉक एक्सचेंज उसी तरीके से डिसीजन लो, यस, यूनिफॉर्म। इन केस लिस्टेड एंटिटी फेल टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट और फेल टू पे फाइन, तो डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो मेन स्टॉक, जैसे फॉर एग्जांपल 3 स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो आपने एक डेजिग्नेट बताया होगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डेजिग्नेट, तो दे शैल फॉरथविथ इंटीमेट द डिपॉजिटरी और उस प्रमोटर की शेयर होल्डिंग फ्रीज कर दो, क्योंकि 3 स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड, तो तीनों स्टॉक एक्सचेंज तो फ्रीज नहीं करेंगे, एक ही करेगा। तीनों स्टॉक एक्सचेंज पेनल्टी लगा ले, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कंटिन्यूअल इंफॉर्मेशन, वो वहां तीनों का नाम था, लॉजिक है ना, तीनों तो फ्रीज नहीं कर पाएंगे, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी को इंटीमेट करे कि इसकी शेयर होल्डिंग फ्रीज कर लो प्रमोटर्स की, ठीक है। और अगर प्रमोटर जब आप ये कंप्लायंस कर दें उसके बाद उसको अनफ्रीज करवा दें, तो स्टॉक एक्सचेंज इंटीमेट करे कि इसकी शेयर होल्डिंग हम अनफ्रीज कर, ठीक। नेक्स्ट प्रोविजन, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड, यहां भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं एआईएफ में भी। एआईएफ में एक नई चीज आई है 2020 में, की इन्वेस्टमेंट टीम ऑफ द मैनेजर को लेकर, तो आप ये बात तो मानेंगे कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर के पास में की इन्वेस्टमेंट टीम होनी चाहिए, प्रोविजन ये है। अभी की इन्वेस्टमेंट टीम कहां से लाओगे, कहते हैं एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 1 की पर्सन को 5 साल का एक्सपीरियंस हो, एडवाइजिंग और मैनेजिंग पूल ऑफ कैपिटल, फंड्स मैनेज करने में उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, ये आपका की पर्सन होगा। की इन्वेस्टमेंट टीम होनी चाहिए हर एआईएफ मैनेजर के पास, एटलीस्ट 1 की प्रोफेशनल ऐसा हो, की पर्सनल जिसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन हो फाइनेंस में, एक के पास तो 5 साल का एक्सपीरियंस हो फाइनेंस को हैंडल करने का, पूल मैनेज करने का, और एक के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक, कैपिटल मार्केट या बैंकिंग में, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन यूनिवर्सिटी, या सीएफए चार्टर्ड हो, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जानते हो आप, ये कोई एक्सपीरियंस हो आपके किसी एक की पर्सनल के पास, ठीक है। अमेंडमेंट एक और चीज का है, तो आपके मैनेजर के पास की इन्वेस्टमेंट टीम होनी चाहिए भाई साहब, उसमें एक की पर्सनल के पास एक्सपीरियंस और एक की पर्सनल के पास क्वालिफिकेशन हो, अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कमेटी, एक इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाने की बात कही जा रही है, पर वो कैसे, ऑलरेडी होती भी थी, पर कैसे, क्या कर रहे हैं, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ एआईएफ, तो ठीक है, बट मैनेजमेंट चाहे तो एक इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाते हैं टू अप्रूव इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द एआईएफ। देखो फिर से, एआईएफ के इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल मैनेजर होंगे, लेकिन मैनेजर अगेन अपने असिस्टेंस के लिए या अपने डिसीजंस को अप्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाए, मे कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कमेटी, अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाई है तो इन्वेस्टमेंट कमेटी के लोग भी फिर, चूंकि आपका इन्वेस्टमेंट वो अप्रूव करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट कमेटी के लोग भी फिर आपके साथ रिस्पॉन्सिबल होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए।
फिर मैनेजर इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कमिटी के लोग जॉइंटली एंड सेवरली इंश्योर करें कि एआईएफ का पैसा सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। मतलब हम ये कह रहे हैं केवल आप ये बना तो लेते हो एक इन्वेस्टमेंट कमिटी, लेकिन फिर वो रिस्पॉन्सिबल भी ठहराओ उसको, तब हम कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल हो। तो क्या बना लो, एक इन्वेस्टमेंट कमिटी बना सकते हो, वो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अप्रूव करेगी, हालांकि रिस्पॉन्सिबल आप भी रहोगे, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट कमिटी बनाई और उनसे अप्रूव करवा रहे हो तो डेफिनेटली फिर उन्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। नाउ एक्सटर्नल मेंबर्स whose names are not disclosed in the placement memorandum or agreement made with the investor shall be appointed to the investment committee only with the consent of at least 75% of the investor। किसी ऐसे व्यक्ति को इस कमेटी का मेंबर बना रहे हो जो एक्सटर्नल मेंबर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का है, और आपने उसका प्लेसमेंट मेमोरेंडम में नाम, प्लेसमेंट मेमोरेंडम क्यों, क्योंकि एआईएफ का पब्लिक ऑफर तो आता नहीं, तो प्लेसमेंट मेमोरेंडम आता है, उसमें भी आपने नाम नहीं दिया था इसका। इन्वेस्टर्स के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भी नाम नहीं दिया, तो फिर ये 75% इन्वेस्टर की अप्रूवल से ही एक्सटर्नल मेंबर इधर का पार्ट बन सकता है, कमिटी का पार्ट बन सकता है। Now, प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एआईएफ एंड लॉन्च ऑफ स्कीम, ये क्या है, ये ऑब्जर्व किया गया कि एआईएफ के जो मैनेजर होते हैं ना, वो ऑफनली इन्वेस्टमेंट कमिटी प्रपोज करते हैं सेटअप करने का, मैंने बताया भी आपको अभी। इसका काम क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या एडवाइस दे मैनेजर्स को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कमिटी को ही बोला जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन अप्रूव कीजिए, तो हमने भी ऊपर क्या चेंज बताया कि फिर वो रिस्पॉन्सिबल भी होंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट कमिटी में इंटरनल मेंबर भी हो सकते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय, डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ द मैनेजर, या एक्सटर्नल मेंबर भी हो सकते हैं। अभी पढ़ा एक्सटर्नल मेंबर। अब अमेंडमेंट क्या आया, ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट कमिटी बना सकते हो आप आपसे अप्रूवल के लिए, लेकिन अब क्या इन्वेस्टमेंट मैनेजर कमिटी बनाए, उस कमिटी में एक्सटर्नल मेंबर भी रख लो। 75% अप्रूवल अगर है तो आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा था, प्लेसमेंट मेमोरेंडम में, तो भी बना लो, अदरवाइज नहीं लिखा तो बनाने 75 की अप्रूवल लेनी है, पढ़ा हमने अभी। अब कहानी ये है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को एक्सटर्नल मेंबर बना रहे हो जो नॉन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन है, तो हमने कहा एक बार आरबीआई से पूछ लेते हैं। तो सेबी ने क्या कहा कि आरबीआई से हमने क्लेरिफिकेशन मांगा है, बनवा लें क्या ऐसे व्यक्तियों को, आपको कोई फेमा के अकॉर्डिंग, किसी और चीज के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब जब तक सेबी से क्लेरिफिकेशन नहीं आ जाता, एआईएफ को क्या करना चाहिए कि जहां इन्वेस्टमेंट कमिटी आप बना रहे हो और एआईएफ इंक्लूड एक्सटर्नल मेंबर जो कि रेसिडेंट ही है, वो तो हम प्रोसेस कर देंगे, लेकिन अगर उनमें ऐसे एक्सटर्नल मेंबर बनाओगे जो रेसिडेंट नहीं है, वो हम तभी कंसीडर करेंगे जब हमें पहले आरबीआई से क्लेरिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है हमारे लिए तो ये बात है एक्सटर्नल मेंबर इन्वेस्टमेंट, एक तो ऊपर आपने एक्सपर्ट की टीम बनाई थी की पर्सन की, और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कमिटी बना रहे हो, दो प्रोविजन काम के। लास्ट टॉपिक अमेंडमेंट का, मार्केट इंटरमीडियरी से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। सबसे पहला, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी डिफरेंट करनी होगी। या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर लो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एटसेट्रा का, या एडवाइस का काम कर लो, दोनों कर रहे हो सेपरेट रखो, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ एडवाइजरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी। लेकिन अगर आप कंपनी हो तो ही दोनों काम कर सकते हो, अगर आप इंडिविजुअल है तो या तो फिर तुम्हें दोनों में से एक ही लाइसेंस मिलेगा, या तो रजिस्टर करवा दो एज एन एडवाइजर या रजिस्टर करवा दो एज डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर कर दिया। इवन एक नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वो दोनों चीजें कर ले, बिल्कुल कर ले, लेकिन क्लाइंट लेवल पर सेग्रीगेशन रखना, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वाले क्लाइंट है हमारे और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्लाइंट है, दोनों की एक्टिविटी सेपरेट डिवीजन, सेपरेट डिपार्टमेंट से होगी, दोनों को मर्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इंप्लीमेंटेशन सर्विस। जबरदस्त बात, आप एग्जीक्यूशन का काम भी कर सकते हो डायरेक्ट स्कीम के थ्रू, या एग्जीक्यूशन का काम करो, बोले हम आपके बिहाफ पर काम भी करेंगे, इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर कर लो, पर यू कैन नॉट, हाउएवर नो कंसिडरेशन कैन बी रिसीव्ड। ठीक है, एडिशनल सर्विस हो गई, बहुत रोक लगा दी है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने। एडवाइजर और क्लाइंट के बीच में एक एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, और वो एग्रीमेंट ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, मैंडेटरी एग्रीमेंट हमने कह दिया करना पड़ेगा। फीस सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आईए, पहले ना नेटवर्थ की लिमिट अलग थी, अब बढ़ा दी है। अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नॉन इंडिविजुअल है, नेटवर्थ 50 लाख चाहिए, पहले
अलग अलग थी, 1 लाख पे भी होता था। अब नॉन इंडिविजुअल है तो 50 लाख और इंडिविजुअल है तो 5 लाख की नेटवर्थ चाहिए। ठीक है। दूसरा, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पर ना, या जो उनके प्रिंसिपल ऑफिसर हैं, अगर नॉन इंडिविजुअल देखो, अगर इंडिविजुअल है तो उसको खुद को क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, और अगर नॉन इंडिविजुअल है तो उसके प्रिंसिपल ऑफिसर को क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, वो वाली कि आपको एक्सपीरियंस हो, सेबी का एग्जाम पास किया हो, एनआईएसएम का हमने पढ़ा था, उसको एनहांस कर दिया, बढ़ा दिया उसको। वो क्या बढ़ा है वो नहीं, वो देखो क्या लिखा है, हैव एनहांस्ड प्रोफेशनल और पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन फॉर 5 ईयर, जबकि एग्जिस्टिंग एडवाइजर्स को छोड़ दिया, ग्रैंड फादरिंग दे दी उनको, तो ग्रैंड फादरिंग कर दिया एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, लेकिन नए वालों को बड़ा क्वालिफिकेशन लेके आना पड़ेगा और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट, एक बड़ी बात और, आप तब तक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रह सकते हो जब तक 150 क्लाइंट है, 150 क्लाइंट से ज्यादा हुए आपको नॉन इंडिविजुअल एंटिटी के फॉर्म में, मतलब एलएलपी या कंपनी बना के काम करना होगा, 150 की लिमिट कर दी। ठीक। लास्ट, डिबेंचर ट्रस्टी से रिलेटेड प्रोविजंस, डिबेंचर ट्रस्टी के 2 ड्यूटीज और बढ़ा दी है। डिबेंचर ट्रस्टी की ड्यूटीज पढ़ते हैं हम डिबेंचर ट्रस्टी वाले चैप्टर में, अब 2 ड्यूटी उनकी बढ़ाती है। क्या ड्यूटी बढ़ाती है? बिफोर क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द सिक्योरिटी फॉर द डिबेंचर्स, डिबेंचर ट्रस्टी एक इंडिपेंडेंट ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज कर ले कि ये सिक्योरिटी एनकम्बरेंस से फ्री है, और अगर नहीं है तो हमने दूसरे लोगों से कंसेंट ले ली है। सुनो एग्जांपल, डिबेंचर ट्रस्टी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करें कि जिस प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट किया जा रहा है ना, वो प्रॉपर्टी पर केवल चार्ज क्रिएट ना हो, ये देख ले कि वो और लोगों पर तो चार्ज क्रिएट नहीं है उस प्रॉपर्टी का, और लोगों के पास तो गिरवी नहीं रखी हुई है, और अगर नहीं रखी हुई तो ठीक है, और अगर रखी हुई है तो पहले उन एग्जिस्टिंग लोगों से पूछ लो कि हमारे हम पर भी अब ये सेकंड चार्ज हमारे पास है, कर ले क्या, कंसेंट ले लो उनसे। ठीक है। नेक्स्ट, ये दूसरी चीज है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट क्या होता है। अब देखिए, कंपनी के डिबेंचर होल्डर है, वो भी एक तरह से क्रेडिटर है कंपनी के लिए, और कंपनी के दूसरे क्रेडिटर भी है, फॉर एग्जांपल बैंक एटसेट्रा ने भी लोन दिया हुआ है। तो बैंक और ये आपस में इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग बन जाए, पैसा नहीं आ रहा है तो हम आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग बना लें कि इस प्रायोरिटी में पैसा चाहिए, अदरवाइज तो इंसॉल्वेंसी का केस जाएगा तो प्रायोरिटी वाइज पैसा मिलेगा, हम ऐसा कर लेते हैं, आपस में ही देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो डिबेंचर होल्डर की परमिशन के बाद डिबेंचर ट्रस्टी किसी दूसरे क्रेडिटर के साथ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट कर सकते हैं, बट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन, है ना, ऑब्वियस है, आरबीआई की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बस यस, डिबेंचर होल्डर की परमिशन से आप इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं। तो ये थे वो अमेंडमेंट्स जो मुझे लगता है काम के हैं। वीडियो की लिंक में आपको डेफिनेटली ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको, सॉरी, डिस्क्रिप्शन के साथ में वीडियो के आपको ये पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लें और इस लेक्चर को पढ़ते हुए वो रेफर करते हुए देख लें, तो आपके एक बार में ये सारे अच्छे से अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगे। इन केस यू हैव then any further doubt you can definitely contact me. चलिए, बाकी all the best, all the very best to all of you, my best wishes, और बिल्कुल अच्छे से बिना किसी टेंशन के पढ़ते रहो, जितना टाइम भी आपके पास बचा है अच्छे से यूटिलाइज करो, जितना फ्री रहकर पढ़ोगे उतना इफेक्टिव होगा, कुछ नहीं होने वाला है। अगस्त में एग्जाम होंगे तो टफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोंट ओवर थिंक, केवल आप अपनी मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। चलिए, कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।